वाली एक्सिस के साथ बना रहा है 30 डिग्री एंगल। तो अब कौन बताएगा मेरे को कि एक्स वाला कंपोनेंट क्या होगा? ओके, हैंड रेज कर सकते हो जिसको आता है, मैं एक एक करके अनम्यूट कर दूंगी आपको। ठीक है, अगर आप बोलो रिया। रिया एक सेकेंड, हाँ बोलो रिया। आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा, आर क्या है यहाँ पे? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। तो क्या बन जाएगी एक्स एक्सिस में वैल्यू? 60 कॉस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे रिया? 30 डिग्री। 30 डिग्री, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास जो रिजल्टेंट था वो यहाँ पे क्या है? फोर्स है, सिंगल वेक्टर, और वो एक्स एक्सिस के साथ बना था 30 डिग्री एंगल। तो हम लिखते थे ना आर कॉस थीटा एक्स एक्सिस में, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे फोर्स है। और कितना फोर्स है? 60, तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। उसके बाद कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आएगा 60 इंटू √3/2। तो ये मेरे पास आ गया है फोर्स का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट। ऐसे ही अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस में कंपोनेंट आ जाएगा 60 साइन 30 डिग्री, वो हो जाएगा 60 इंटू 1/2 30। तो अब अगर मेरे को एफ को इन दोनों में लिखना है तो मैं क्या करूंगी? ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस वाला है जो है 30√3, उसके साथ बस लगा दूंगी मैं आई कैप, ताकि वो पता चल जाए कि वो एक्स वाला है। और ये जो दूसरा है 30 न्यूटन, उसके साथ मैं लगा दूंगी जे कैप, ताकि वो पता चल जाए कि वो वाई वाला है। यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब हमारे पास कुछ लॉज आते हैं वेक्टर एडिशन के। अभी तक मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई बच्चा है जो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, आप लोग के बैच में से नहीं था तो ठीक। हाँ रिया, आपको डाउट है कोई? तो हमारे बोलो रिया। मैम दोबारा से कर दो रिपीट, पीछे वाला। पीछे वाला दोबारा से रिपीट कर दूं? ठीक है, देखो हमारे पास क्या था, एक, अच्छा मैं अनम्यूट कर रही हूँ जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो जाए। हमारे पास एक फोर्स था 60 न्यूटन। तो अगर आप रेजोल्यूशन वाला डायग्राम याद करो तो उसमें हमारे पास होता है कि रिजल्टेंट यहाँ पे आर वेक्टर, और हम उसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक होता है आर एक्स और एक होता है आर वाई। यहाँ पे हमारे पास आर नहीं है, उसने बोला एक फोर्स है। ये आर क्योंकि कोई भी वेक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं आर ही लिखा हो, कोई भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उसने बोला है वो क्या है? फोर्स है। और फोर्स कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 30 डिग्री। तो अब उसने बोला कि एक्स कंपोनेंट बताओ और वाई कंपोनेंट। तो मैंने बस क्या किया, जिसके साथ एंगल लगा हुआ है उसके साथ मैं लगाऊंगी कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं है उसके साथ लगाऊंगी साइन। और साथ में जो भी वैल्यू है, जो भी साइज है ये रिजल्टेंट या एफ वेक्टर का, मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे यहाँ पे उसने बोला था 60 न्यूटन, तो मैंने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस 30 से। ऐसे ही वाई एक्सिस में 60 को ही मल्टीप्लाई किया है साइन 30 से और वैल्यू लगा दी। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो 30√3 और एक 30। अब 30√3 एक्स एक्सिस से बनी थी, इसीलिए उसके साथ मैंने आई कैप लगा दिया। और जो दूसरा 30 था वो वाई एक्सिस से था, इसलिए उसके साथ जे कैप लगा दिया और ये दोनों वेक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। रिया कोई डाउट है? नो मैम। मैम मेरा नाम महक है। ओके ओके महक, तो अगर आपको चेक करना है क्या आपका आंसर सही आया तो आप इन दोनों का ना स्क्वायर करके भी चेक कर सकते हो। यस मैम। अभी हम लोग बताते हैं कैसे कर हम। वहां पे जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर रहे थे और वाई वाले का कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट कर रहे थे, यहाँ पे भी वही करते हैं।
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करूंगी तो 900 इंटू 3 आएगा, और सेकंड टर्म का अगर मैं करूंगी तो मेरे पास 900 आएगा। इससे क्या आ गया 3600, और इसका मैंने अगर अंडर रूट ले लिया तो मेरे पास 60 आएगा। तो आप देखो मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, और उनके से अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो वही सेम फोर्स आ गया जहां से मैंने शुरू किया। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes. यस मैम। ओके, तो यही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अगर कोई भी एक वेक्टर है आपको बताना उसका एक्स वाला कंपोनेंट तो cos थीटा लगा दो, y वाला कंपोनेंट तो sin थीटा, और मैग्नीट्यूड आप फिर चेक कर सकते हो कि वापस से सेम आ रहा है तो आपका आंसर सही है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है। अब हम करते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। सब हमारे पास तीन तरीके से हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को, एक तो ट्राइंगल बना के, एक पैरेललोग्राम बना के, और दूसरा कोई भी रैंडम पॉलीगन बना के। पॉलीगन क्या होता है? हम जिसकी 5 साइड्स होती हैं। जिसके 5 साइड्स होते हैं? नहीं, देखो 5 का कंपल्सरी नहीं है। पॉलीगन कोई भी क्लोज शेप है जिसमें 3 या उससे ज्यादा साइड्स होती है, उसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही होनी चाहिए, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे बात करो ये ट्राइंगल भी पॉलीगन में आ रहा है, पैरेललोग्राम भी पॉलीगन में आ रहा है, और उससे ज्यादा कोई बड़ा है तो मैंने उसकी जनरल नाम लिख दिया यहाँ पे पॉलीगन। अब ट्राइंगल लॉ में क्या होता है वो देखते हैं। जैसा इसका नाम है वही करना होता है, एक ट्राइंगल बनाना होता है, पर बनाना कैसे है? मेरे पास दो वेक्टर होंगे, एक ए और एक बी। ए का जो हेड है, जहां पे एरो होता है वहीं पे उसका हेड होता है, और जहां पे वो खत्म हो रहा है मतलब ये एंड पॉइंट उसका टेल। तो एक के सर को दूसरे के पैर से जोड़ना है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास कुछ ऐसा वेक्टर बनेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, जो दूसरी बची हुई साइड थी मतलब यहां से और ये जो खाली जगह थी उनको भी ज्वाइन कर दिया ताकि एक ट्राइंगल बन जाए। अब ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं जो दो साइड बना रहे हैं ट्राइंगल की, तो थर्ड साइड उनका रिजल्टेंट बनाएगा, या उनका टोटल। रिजल्टेंट का मतलब है मैं बार बार ए ना लिखूं, बार बार बी ना लिखूं, उन दोनों की रिप्लेसमेंट में मैंने एक वेक्टर बना दिया जो उन दोनों की ही जगह ले लेगा, कि बार बार ए प्लस बी लिखने की बजाय मैं आर लिख सकती हूँ। ये बात समझ आई? रिजल्टेंट किसको कहते हैं? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, एक Yes, तरीके ma'am. टोटल वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे था मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब डायरेक्शन ध्यान रखना, ए और बी अगर आप देखो एक सर्कल बना रहे हैं, ऐसे एक ही साइकिल चल रही है, ए का एरो ऐसे जा रहा है तो बी का भी उसी के जैसा जा रहा है, पर सी का एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट साइकिल बन रही है। तो हमेशा क्या होगा, जो सेम तरफ है उनको हम ऐड करेंगे, जैसे ए प्लस बी, और जो दूसरी तरफ यहाँ पे आर वेक्टर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, सी या फिर आर लगा दो, और इस आर को मैं राइट साइड ले जाऊंगी तो मेरा ट्राइंगल लॉ बन जाता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? Yes, ma'am. तो अगर Yes, जैसे ma'am. मेरे पास है यहाँ पे कोई वेक्टर, यहाँ पे लिखा है 2i कैप, ये लिखा है 4i कैप, और मेरे को बताना है, बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो डायरेक्ट बस इन्हें ऐड कर दो, 6i कैप हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। फिर हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ। वो क्या कहता है, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं वो दोनों एक पॉइंट से निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनके हमने टेल जोड़ दिए, और अगर मैं यही दो वेक्टर्स को रिपीट करके मतलब इसी के पैरेलल एक और बना दूं, एडी के पैरेलल, और ऐसे ही एबी के भी पैरेलल एक और बना दूं जिनका साइज भी सेम है ताकि वो पैरेललोग्राम बन जाए, बिल्कुल ऐसे। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये, वो क्या बनेगा? मेरा रिजल्टेंट। इन चारों का रिजल्टेंट नहीं है, वो दो वेक्टर का है, इस वाले का और इस वाले का। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्राइंगल लॉ में डायरेक्शन अपोजिट थी। यहाँ पे देखो इसका एरो भी बाहर की तरफ जा रहा है, इसका एरो भी बाहर की तरफ जा रहा है, और इसका एरो भी बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब एक पॉइंट से तीनों के तीनों वेक्टर निकल रहे हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ये क्या होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। अब इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। प्रूफ देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो वेक्टर लिए हैं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, और एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब पैरेललोग्राम बनाया है
तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, तो ए बी सी डी के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही ए डी बीसी के इक्वल आ गया, तभी मैंने बीसी की जगह भी यहाँ पे क्यू वेक्टर लिखा हुआ है। एडी भी क्यू वेक्टर है और बीसी। अब मैंने क्या किया, इस ए बी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया ऐसे और एक परपेंडिकुलर डाला सी से इसी लाइन पे। तो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला तो अब मेरे पास ऐसे पहले यहाँ पे दो लाइंस बन रही थी पैरेलल, ये थी एडी और ये थी बीसी। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, कौन बताएगा? अगर वो एंगल थीटा है और दो पैरेलल लाइंस है, उनसे मैंने एक लाइन पार कर दी, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। वो एंगल भी ये याद रखना बहुत काम आता है। अगर दो पैरेलल लाइंस है और उनसे मैंने कैसे लाइन पास करवा दी, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। इसीलिए डायग्राम में यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है। अभी थीटा है क्या? ये वो एंगल है जो दो वेक्टर आपस में बना रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, डायगोनल बना दिया। अब डायगोनल बना दिया तो डायगोनल भी कुछ एंगल बना रहा है इस पी वेक्टर के साथ, उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है अल्फा। अब हम वापस से मेन ट्रायंगल में आते हैं, सी बी ई जो सबसे पहले बनाया था। तो इस ट्रायंगल में अगर आप फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज करो तो मेरे पास cos थीटा आ जाएगा बेस। बेस क्या है यहाँ पे? बीई और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है बीसी। तो मैं लिख देती हूँ cos थीटा इक्वल्स टू बीई अपॉन बीसी। अब बीसी की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? क्यू वेक्टर, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? क्यू वेक्टर कैसे आया है? यस मैम। तो यहाँ से बीई की वैल्यू आ गई क्यू cos थीटा और ऐसे ही ईसी की वैल्यू आ गई क्यू sin थीटा। तो अब अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं ए सी और ई, तो इस ट्राइंगल में ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक बेस है। तो टोटल बेस कितना हो गया? P प्लस क्यू cos थीटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर वही सेम है क्यू sin थीटा और हाइपोटेन्यूज आर वेक्टर। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मैंने वही लगा दिया। यहाँ पे ये मेरा बेस का स्क्वायर है, ये मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था। तो मैंने स्क्वायर की जगह उसका अंडर रूट ले रखा है दोनों साइड पे। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? P प्लस क्यू cos थीटा। अगर मैं उसको ओपन करूं तो मेरे पास आएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। और एक टर्म ऑलरेडी आई हुई थी Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर आप ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को ऐड करो तो क्या बचेगा मेरे पास? अगर मैं Q स्क्वायर cos स्क्वायर, क्या बचेगा? 1 बचेगा और 1 के साथ क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूंगी तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा और वो पूरी चीज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसीलिए आप अगर यहाँ फॉर्मूला देखो उसमें ना तो क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है ना तो क्यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, वो दोनों को ऐड करके टोटल 1 हो गया। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया कि मैं साइज कैसे निकाल सकती हूँ रिजल्टेंट का। अब मेरे को डायरेक्शन बतानी है रिजल्टेंट की। तो ये आर वेक्टर है, उसका जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है वो क्या है? P प्लस क्यू cos थीटा। उसको मैंने आई कैप के साथ लिखा है। ऐसे ही उसका y एक्सिस पे क्या कंपोनेंट है? Q sin थीटा। उसको मैंने J वेक्टर के साथ लिखा है, जैसे हम रिजॉल्व करते थे एक वेक्टर को, बिल्कुल वैसे ही। अब अगर मेरे को एंगल बनाना है तो वहां पे भी हम y अपॉन x वाला कंपोनेंट करते थे। यहाँ पे y का कंपोनेंट Q sin थीटा है और x का कंपोनेंट P प्लस क्यू cos थीटा है। तो यहाँ से मेरे पास आ सकता है कि tan अल्फा क्या हो गया? ये वैल्यू हो गई। और अगर मान लो कि tan अल्फा मेरे पास जैसे अगर 1 आ रहा है तो मैं लिख सकती हूँ कि अल्फा कितना है? 45 डिग्री। ऐसे में अलग अलग एंगल निकाल सकती हूँ और इन एंगल से पता चलेगा कि ठीक है ये जो रिजल्टेंट वो कितना ऊपर है पी वेक्टर के,
45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 10 डिग्री है, कितना डिग्री है? ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बाकी लोग भी बता दो प्लीज, कोई डाउट है यहाँ पे? मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर। मैम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। क्या बोल रहे हो नवप्रीत? मैम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट रिपीट कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट रिपीट कर दूं? पाइथागोरस थ्योरम सुना है आपने? Yes. उसमें क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। अब क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में अगर आप देखो ए सी और ई, बेस ये पूरा है जो मैंने मार्क करा है। तो अगर मेरे को बेस का स्क्वायर करना है तो मैं पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर करूंगी, जो यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म है। इतना समझ आया सबको? नवप्रीत, ma'am. क्लियर इतना? और अगर मेरे को परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है तो मैं इस वाली टर्म मतलब क्यू साइन थीटा का स्क्वायर करूंगी, और इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगी तो मेरे को हाइपोटेन्यूज मिलेगा जो यहाँ पे है आर। अब स्क्वायर ना लिख के मैंने यहाँ पे अंडर रूट कर दिया है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जैसे मैंने जब इस ब्रैकेट को ओपन किया तो मेरे पास ये सारी टर्म आ गई। अब इन टर्म में से मैंने क्यू स्क्वायर जब कॉमन लिया तो अंदर बच गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाता है 1। तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ऐसे ही फिर हमने डायरेक्शन निकाल ली इसकी एक्स और वाई के कंपोनेंट से, दोनों को रेशियो लिया तो मेरे पास tan थीटा आ जाता है। अब क्लियर है नवप्रीत? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे उसी को समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल है कि मान ली इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। सबसे पहली बात क्या है, वो बोल रहा है जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का दो वेक्टर्स का। कैसे वेक्टर्स? जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब वहां पी, एक सेकेंड इससे पहले ना एक बात बतानी थी। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब आप पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला तो याद रख लोगे, पर उसके साथ उसका डायग्राम भी याद रखना है। कौन सा डायग्राम? ये वाला, कि P नीचे वाला है और Q ऊपर वाला है। क्योंकि अगर आपने डायग्राम उल्टा कर दिया ना तो ये फॉर्मूला उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Q के साथ साइन लगा हुआ है, Q के साथ ही cos थीटा लगा हुआ है, P अकेला है। तो अगर आप P को ऊपर बना रहे हो और Q को नीचे, तो ये फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा, P की जगह Q लिखना पड़ेगा, Q की जगह P। ये बात समझ आई है? Yes, ma'am. यस मैम। तो जब भी Yes, ma'am. क्वेश्चन करो अपना दिमाग में डायग्राम जरूर इमेजिन करना कि P कौन से वाला था, नीचे वाला था या ऊपर वाला था, फिर फॉर्मूला लगा। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारे पास दो वेक्टर है जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब P इक्वल्स टू Q आ गया। फिर उसने बोला इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, मतलब जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का था वो भी इनमें से किसी भी एक वेक्टर की साइज की इक्वल है, मतलब P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R आ गया। अब उसने बोला है एंगल बताओ P और Q के बीच में। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब सब जगह सेम ही चीज है तो मैं सब जगह P लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। P इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर, Q की जगह भी P लगा दूंगी, साइज सेम है, 2p स्क्वायर cos थीटा। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। इन p स्क्वायर को इस 2p स्क्वायर से ऐड मत करना, उसके साथ cos मल्टीप्लाई में है, आंसर नहीं आएगा कभी भी। अब ये डेड एंड हो गया, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर करूंगी तो p स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड का करूंगी तो 2p स्क्वायर cos थीटा। अब इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या टर्म आएगी मेरे पास? P square. P square upon P square.
पक्का पी स्क्वायर आएगी या माइनस पी स्क्वायर आएगी? माइनस पी स्क्वायर। माइनस पी स्क्वायर आएगी। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और राइट साइड में है 2p स्क्वायर कॉस थीटा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आ गया -1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब देखो बताओ कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, कौन से क्वाड्रेंट में होती है? अच्छा ठीक है, ये छोड़ो, ये बताओ कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस थीटा 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पे। मैम 120 डिग्री। 120 किसने बोला? मैम अंकिता। करेक्ट अंकिता। बाकी लोग बताओ पहले 1/2 कितने डिग्री पे होता है? ट्रिग्नोमेट्री से बताओ, टेबल में होता है ना 30 पे क्या वैल्यू होती है बताओ? cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 1/2। हाँ, तो 60 डिग्री पे मेरे को पता है कि 1/2 होती है। अब इतना याद रखना, जब भी cos नेगेटिव है तो वो हमेशा सेकंड जगह पे होता है। अब हो सकता है आपने ना पढ़ा अभी तक, मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये पहले वाला बनता है 190, दूसरे वाले में जाके 290 जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 180। उसके बाद एक और 90 जुड़ जाता है तो 270 हो जाता है, फिर एक और जोड़ दूं तो 360 हो जाता है। ऐसे मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हम जो बात कर रहे हैं कॉस नेगेटिव की, वो इस वाले क्वाड्रेंट में होता है। तो जब भी आपका एंगल निकालना है कि कितने एंगल पे कॉस नेगेटिव है, आप 180 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देना। अब कौन सा एंगल? आप ये इग्नोर कर देना तब कि माइनस साइन भी इसके साथ लगा हुआ है। जब माइनस साइन आपने इग्नोर करा तो आपको पता है 60 डिग्री पे आंसर 1/2 होता है। पर अगर आपको इसका नेगेटिव चाहिए तो 180 में से आप क्या करोगे? 60 को माइनस कर दोगे तो मेरे पास आएगा 120 डिग्री। क्या किया हमने? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस वाले की बात कर रही हूँ जब मैं, तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन वगैरह सब कुछ। पर कॉस और जो टैन होता है वो सेकंड वाले में नेगेटिव हो जाता है। तो जब भी मेरे को बताना है कि भाई कितना एंगल है, मैं 180 में से पॉजिटिव वाला माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एंगल आ जाएगा। इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मैथ्स में भी। इसके बाद जब यूनिट कराऊंगी ना मैथ्स वाली तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा मेरे पास 120 डिग्री। ओके, प्लीज किसी को डाउट है? मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार। यस मैम। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि उसने क्वेश्चन में बोला है 2 वेक्टर है, दोनों का साइज इक्वल है। और किसकी इक्वल है? जितना टोटल बनना था उसके इक्वल है। तो P इक्वल टू Q इक्वल टू R हमें पता था। मैंने फिर तीनों जगह, जहां जहां Q था, जहां जहां P था, जहां जहां R था, मैंने तीनों जगह P लिख दिया। अब जैसे ही P लिखा मेरे पास आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। अब मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगी, इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले गई ताकि सब्ट्रैक्ट कर सकूं। फिर मेरे पास लास्ट में एक रेशियो आ गया कि cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। तो अगर ये पॉजिटिव होता कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 तो आप इजीली बोल लेते कि थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। पर यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब भी नेगेटिव आपको चाहिए आंसर cos में, आप क्या करो, 180 में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो जो एंगल आपको पॉजिटिव आंसर देता है। जैसे 60 डिग्री पॉजिटिव आंसर देखता है तो 180 में से 60 को माइनस कर दो। अगर मैं cos 120 निकालूंगी तो मेरे को -1/2 ही मिलेगा और cos 60 निकालूंगी तो 1/2 मिलेगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया अब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। The sum of 2 unit vectors is also a unit vector.
अब मेरे पास है द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस एंड एंगल बिटवीन द टू गिवन यूनिट वेक्टर्स। वो कह रहा है मेरे पास दो यूनिट वेक्टर थे, यूनिट वेक्टर का मतलब है ए कैप और बी कैप थे। अब मैंने क्या किया, हमें बताना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए कैप माइनस बी कैप। अब मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका साइज कितना होगा। तो कर लेते हैं हम लोग। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैं ना इजी एग्जांपल लेती हूँ तब आपको क्लियर होगा। मान लो मेरे पास है एक 1 आई कैप और दूसरा भी है 1 आई कैप। ये दो यूनिट वेक्टर है, दोनों एक्स एक्सिस में। अब मैं क्या करती हूँ, इनका डिफरेंस फाइंड करती हूँ। इनका डिफरेंस अगर मैंने फाइंड किया, क्या आया, 0 आई कैप। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब मेरे को मैग्नीट्यूड निकाला है तो मैं क्या करूंगी, कंपोनेंट को बस ऐड कर दूंगी। पर यहाँ पे कंपोनेंट 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे भी आई कैप था और यहाँ पे भी आई कैप था। अब जरूरी नहीं है हमेशा आई कैप हो। अब हमने क्या किया, मान लेते हैं एक आई कैप है और एक जे कैप, 1 आई कैप 1 जे कैप। अब ये दो यूनिट वेक्टर है मेरे पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा 1 आई माइनस 1 जे कैप। अब उसने क्वेश्चन में बोला है ये जो डिफरेंस आया है इसका साइज बताओ। तो साइज कैसे बताते हैं, एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर करना है सबसे पहले, वो यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करते हैं। फिर इसी में ऐड करना है y के कंपोनेंट का स्क्वायर, वो यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे। इनको ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ पे माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा तो यह आ जाएगा +1। अब इसका ये जो भी वैल्यू आई है इसका मैं क्या कर लूंगी, अंडर रूट ले लूंगी, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो क्या किया, बस दो यूनिट वेक्टर लिए, उनका डिफरेंस फाइंड किया। जैसे ही मैं डिफरेंस फाइंड करूंगी तो मैंने क्या किया, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया। बोलो रमेश, रमेश डाउट है? ओके। तो मेरे पास ये दो वेक्टर आ गए। अब ये तो आपको इस तरीके से समझ आया। अब मैं क्या करती हूँ, ए और बी की टर्म्स में बताती हूँ आपको यही सेम चीज जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के बताई है, क्योंकि हमेशा आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते। तो अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या है, दो यूनिट वेक्टर, ए कैप और बी कैप। अब दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा और बी वाले का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। जैसे ही डिफरेंस फाइंड करेंगे, ए कैप माइनस बी कैप आ गया। ये मेरे पास कोई वेक्टर है, एक्स वेक्टर। अब उसने बोला है कि अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक बार ए का मैग्नीट्यूड लेंगे और एक बार बी का मैग्नीट्यूड लेंगे। ए का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। ये बेसिक समझ आया? अभी तक हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है जो क्वेश्चन एक्चुअली में है, पर मैंने ये बताया कि अगर दो वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे लेना है। क्लियर है सबको? यस मैम। कर दो। देखो मैंने ए कैप था और बी कैप था, मैंने उनका डिफरेंस फाइंड किया। तो डिफरेंस फाइंड करके भी कुछ वेक्टर्स आएंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, अगर आई कैप और आई कैप है तो वो तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो सकता है। पर अगर आई कैप और आई कैप नहीं है तो मैं क्या करूंगी, उनका अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालूंगी और फिर उनको ऐड करूंगी। क्लियर है? यस मैम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। मैंने ए कैप और बी कैप को ऐड करा और फिर क्या बना मेरे पास, यूनिट वेक्टर। मतलब ए कैप का ऑलरेडी मैग्नीट्यूड 1 था क्योंकि वो यूनिट वेक्टर था, और बी कैप का भी 1 था क्योंकि वो भी यूनिट वेक्टर था। पर अब इन दोनों को ऐड करके भी क्या बन रहा है, मेरे पास यूनिट वेक्टर बन रहा है। मतलब एक्स का भी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, 1 हो गया।
अब उसने बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। अब वो कह रहा है कि ए कैप और मैं माइनस बी कैप कर रही हूँ। अब कुछ वेक्टर बन रहा है वाई। अब बताओ इस वाई का साइज क्या होगा। तो आप सोचो कैसे करेंगे, किसी को आ रहा है आइडिया? हम स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लेंगे। दोनों का दोनों को स्क्वायर square लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना आप लोग को? यस मैम। ठीक है, हमने क्या से स्टार्ट किया, हमारे पास है, मैंने 2 यूनिट वेक्टर लिए और उनको ऐड कर रही हूँ तो भी 1 बन रहा है मेरे पास। जो मैंने लिखा था कि ए कैप प्लस बी कैप अगर मैं करूंगी तो एक वेक्टर आ रहा है, और ये दोनों अलग से भी यूनिट वेक्टर थे, और एक्स का साइज मतलब ए प्लस बी कैप का जो आ रहा था इसका मैग्नीट्यूड भी 1 था। अब क्लियर है सबको इतना पार्ट? यस मैम। हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब मेरे को क्या निकालना है, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब अगर आप इस टर्म को देखो, इस टर्म का मतलब क्या है, वही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि मैं पैरेललोग्राम में जो आ रहा था कि एक मेरे पास वेक्टर है ए में एक मेरे पास वेक्टर है बी, और ये कुछ पर्टिकुलर एंगल पे है थीटा, और फिर मैं इसका रेजोल्यूशन का मैग्नीट्यूड निकालती थी रिजल्टेंट का। यहाँ पे मेरे को मैग्नीट्यूड दे रखा है कि मैग्नीट्यूड 1 है, मेरे को एंगल बताना है। तो मैंने सिंपली ये जो लेफ्ट साइड में टर्म है उसका क्या कर दिया, मैंने स्क्वायर कर दिया। तो मेरे वही फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास आया ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस वहां पे था 2pq cos थीटा। यहाँ पे pq नहीं आएगा, यहाँ पे a भी आएगा क्योंकि a भी वेक्टर है, और cos थीटा वही टर्म। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब क्योंकि a भी यूनिट वेक्टर है तो उसका साइज 1 था, इसलिए ये वाली टर्म भी 1 हो गई फर्स्ट टर्म। ऐसे ही दूसरी वाली टर्म भी 1 हो गई, और ये वाली टर्म है उसमें ये दोनों भी 1 हो गए जो मल्टीप्लाई हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके पास है कुछ, उसके बाद है cos थीटा। इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ ठीक है चलो। अब यहाँ पे हमने क्या किया शीतल, हमारे पास बोला हुआ है 2 वेक्टर ऐड हो रहे हैं और एक वेक्टर बन रहा है एक्स वेक्टर। इतना क्लियर है शीतल? तो हमने 2 वेक्टर ऐड करे, एक्स वेक्टर बन रहा है। अब मैं, उसने बोला था वो यूनिट वेक्टर है तो मैंने इसका जो ऐड हुआ उसका साइज निकाला, तो उसकी वैल्यू 1 है। ये मेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब उसने बोला है एंगल निकालो इन दोनों के बीच में और इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 वेक्टर्स लिए, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर, वही जो क्वेश्चन में है, और मैंने माना कि उनके बीच में एंगल है थीटा। तो अब अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट की, वो क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करके बनेगा। और उसका अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं कि इन दोनों के बीच में कुछ पर्टिकुलर एंगल है थीटा, जैसे हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम में किया था शीतल, कि हमारे पास एक सेकंड, हाँ, हमारे पास 2 वेक्टर होते थे, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में कुछ एंगल होता था थीटा। उस क्वेश्चन को यूज करने के लिए हमारे पास ये दोनों ही यूनिट वेक्टर है, ये ए कैप है और ये बी कैप है। और अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगी तो आएगा ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड प्लस 2a कैप प्लस बी कैप cos थीटा। अब क्लियर हुआ शीतल वो कैसे आया है वो वाला फॉर्मूला? यस मैम। ठीक है, तो बस यही वहां पे फॉर्मूला लगाए। अब क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये यहां से भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, और cos थीटा बच गया। अब हम वापस से उसी क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहां से आ गया मेरे पास 2 प्लस 2 cos थीटा, और इक्वल टू ये पूरा का पूरा अंडर रूट इक्वल्स टू 1 है।
फिर हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच गया 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस 2 को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगी तो मेरे पास 1 आएगा। ये वाली टर्म मेरे पास अंडर रूट में आ रही थी 1। अब इसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो हमारे पास आएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। इस 2 को मैं नीचे ले जाऊं तो मेरे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम 2 को कॉमन लिया है। हाँ, 2 को कॉमन लिया है दोनों में से। पहले वाले में भी 2 आ रहा था और दूसरे वाले में भी 2 आ रहा था, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अब मेरे पास ये 1 टर्म है, तो मैं इसको भी लेफ्ट साइड लेके जाऊंगी ताकि सारे नंबर एक तरफ हो जाए। तो ये फिर से मेरे पास आ गया -1/2। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि नेगेटिव के लिए एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे भी सेम एंगल आ गया मेरे पास 120 डिग्री। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया कि थीटा क्या है, 120 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, मैम। तो अब मेरे पास थीटा 120 डिग्री आ गया। अब मेरे को फाइंड करना है द डिफरेंस ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए मैं क्या करूंगी, जहां पे ए वेक्टर, यहाँ पे एक्चुअली ये मिसप्रिंट है, जहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था वहां पे मैं ए वेक्टर प्लस बी नहीं लूंगी, ए माइनस बी का साइज निकालूंगी। तो जैसे ही मैंने ए माइनस बी का साइज निकाला, तो जब मैं p प्लस क्यू करती थी तो मैं लिखती थी p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब जब मैं डिफरेंस लूंगी यहाँ पे p माइनस क्यू, तो ये दोनों टर्म तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएंगे, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -2pq cos थीटा। अब क्लियर है ये पॉइंट कैसा है माइनस यहाँ पे, ये इसको मत देखना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे माइनस आएगा साइन, पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब बस वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला वेक्टर भी यूनिट था तो यहाँ पे भी 1 आ गया, ये भी यूनिट वेक्टर था तो यहाँ पे भी 1 आ गया, ये -2 को फिर से ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और cos 120 डिग्री की अभी हमें वैल्यू पता चली है, वो क्या होती है -1/2। उन सबको पुट किया तो मेरे पास आ गया 2 प्लस 1 3, और उसका अंडर रूट लेना है, तो फाइनल आंसर में क्या आ गया, √3 आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है पक्का? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड क्या है सबकी, जो मैग्नीट्यूड है उसको पैरेललोग्राम के लॉ में फॉर्मूले में लगाते जाओ। तो अगर आपको एंगल दे रखा है तो आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना ही पड़ेगा, फिर cos थीटा की कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव है तो जो भी एंगल है वो लिख दो, और अगर नेगेटिव है तो 180 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको नेगेटिव वाले का एंगल मिल जाएगा। अगर आपको डिफरेंस फाइंड करना है तो यही सेम फॉर्मूले में बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, और अगर आपको रिजल्टेंट मतलब उनको ऐड करके क्या बन रहा है तो वहां पे प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला गया है दैट 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों जो फोर्स थे A इक्वल्स टू B हो गया, और उनका साइज भी दे रखा है क्या, 5। अब यहाँ पे बोला है उनके बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो अब मेरे को बताना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो जहाँ पे p स्क्वायर था वहां पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और cos 60 लगा दोगे, यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और tan अल्फा वाले फॉर्मूले से आप डायरेक्शन बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सबका? यस मैम। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बोला गया है अ रिवर इज फ्लोइंग एट 5 मीटर पर सेकेंड
यहाँ पे एक रिवर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड पे। अ मैन स्विम्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37 डिग्री। अब एक आदमी इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब उसने बोला रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो वही सेम फॉर्मूला, हमें बस p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, इजीली रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। पर लास्ट वाले में क्या है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली। मतलब p का साइज यहाँ पे 3 दे रखा है, q का साइज यहाँ पे 4 दे रखा है। अब वो कह रहा है कितना एंगल होना चाहिए इन दोनों के बीच में अगर रिजल्टेंट का साइज 1 है। तो एक बार r को आप 1 लोगे और एक बार r का 5 लोगे, और दोनों ही केस में आपको थीटा बताना है कि थीटा कितना होगा। तीनों क्वेश्चन समझ आ गए सबको, कैसे होंगे? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। इनके आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप मैच कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको समझने के लिए मैं आपको वैसे ड्रॉ करके बताती हूँ। मेरे पास अगर ऐसे मेरे पास एक पॉलीगन मैंने बना लिया रैंडम, ये है ए वेक्टर, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, और ये ऐसे बन रहे हैं कि ए का एरो ऐसे है और बी का, तो ए और बी जो ट्राइंगल लॉ के दो वेक्टर थे वो बन रहे हैं, बिल्कुल सही। अब मैंने क्या किया, एक और ऐसे वेक्टर बना दिया इस तरफ, और इसको मैं नाम दे रही हूँ 1। तो 1 किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के, कहता है। अब मैं क्या करती हूँ, यहां से इधर बना देती हूँ, ये वेक्टर सारे ऐसे जा रहे हैं। अब मैंने ऐसे बनाया तो ये, और इसको नाम दे दिया 2, तो ये 2 किसके इक्वल हो जाएगा, सी प्लस डी। प्लस 1 की। इतना क्लियर आया सबको कि कैसे आया? ट्रायंगल लॉ लगा रही हूँ, बस दो साइड को ऐड करती जा रही हूँ, तीसरी साइड बनती जा रही है। फिर मैंने क्या किया, 2 और d को ऐड करके एक रिजल्टेंट बनाया, ये यहाँ पे 3। तो ये 3 किसके इक्वल है, 2 प्लस, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हो गई। अब अगर मैं 3 और e को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये फाइनल f वेक्टर, कि मैंने f वेक्टर कैसे बनाया, इन 3 और e को ऐड करके। इतना क्लियर है सबको कैसा है ये? यस मैम। यस मैम रिपीट कर दो। बोलो सोनम। मैम रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं, मैंने क्या किया, ट्रायंगल लॉ कहता है कि दो साइड को मैं ऐड करूंगी तो तीसरी साइड बन जाएगी। सबसे पहले मैंने इन दो साइड को ऐड करा, ए वाली और बी वाली, तो ये 1 वेक्टर बन गया, मैंने जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इतना क्लियर है सोनम? यस मैम। फिर मैंने 1 और सी को ऐड करा, तो मेरे पास एक 2 वाला बन गया, मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया उसके बाद। फिर मैंने तीसरा ट्रायंगल लिया जिसमें मैंने डी और 2 को ऐड करा, तो मेरे पास 3 बन गया। फिर फाइनल ट्रायंगल में मैंने क्या किया, ई और 3 को ऐड कर दिया, तो मेरे पास एफ बन गया। अब क्या करते हैं, क्लियर है अब सोनम ये कैसे लिखे हैं मैंने सारे? यस मैम। तो ऐसे कितनी भी साइड्स होंगी पॉलीगन की, हम अलग अलग सारे वेक्टर्स को ऐड करके कोई लास्ट वाला जो वेक्टर है वो निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर मैं 3 की जगह लिखूं तो 3 की जगह क्या आएगा, 2 प्लस डी प्लस ई, ये 3 वाले में से वैल्यू लिख दी। अब इस 2 में वैल्यू लिख देते हैं, वो क्या थी, c प्लस 1, तो मेरे पास आएगी c प्लस 1 प्लस डी प्लस ई। और अब 1 की जगह लिख देते हैं, 1 क्या था, a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो अगर मेरे पास सपोज ये वेक्टर है, कोई भी पॉलीगन है, तो मैं इस वाली साइड को इन बची हुई साइड के सम के इक्वल लिख सकती हूँ। क्लियर है सबको? ये मैंने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली है, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर साइड ऑफ पॉलीगन को बाकी सारी साइड्स के सम के इक्वल लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बताया। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे मेरे पास रैंडम पॉलीगन है, और मैं जैसे यहाँ पे ए साइड को ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी की फॉर्म में लिखा है।
ये क्या होता है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमारे पास एंगल कितना होता है एक पॉलीगन में, उसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वो मेंशन है n-2 इंटू 2 पाई। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो मेरे को बताओ टोटल सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का, टोटल सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में? 360। 4 साइड होती है, 360 डिग्री होता है। तो हम लोग अगर ऐसे ही अगर 5 साइड है तो कितना एंगल होता है, किसी को पता है? 4 साइड में होता है 360। अच्छा चलो मेरे को ये बता दो 3 साइड है तो कितना एंगल होगा? अगर 3 साइड 180। 180 डिग्री। 180। 180 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो हर उसमें 180 में मैंने 180 ऐड करा तो 360 आ गया। ऐसे ही 360 में अगर मैं 180 ऐड करूंगी तो मेरे पास 5 साइड के लिए आ जाएगा जो होता है 540। तो ऐसे ही अगर मैं 180 ऐड करती जाऊंगी तो मैं कितनी भी साइड्स के लिए निकाल सकती हूँ टोटल सम ऑफ एंगल्स। और वही फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है n-2 इंटू 2 पाई। हम यहाँ पे n-2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉलीगन 2 लाइन से नहीं बनता है, मिनिमम 3 लाइन से स्टार्ट होता है। जैसे ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के लिए n की वैल्यू जाती है 3। फिर अगर मैं 3 को यहाँ पे पुट करूं, ये फॉर्मूला में ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला करेक्ट करके सेंड करूंगी, इसमें प्रॉब्लम उसको मत देखो। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर एडिशन की। अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो तो हमारे पास ये कह रहा है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 + 4 + 1 तो मैं क्या इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ 1 + 2 + 4 के? यस मैम। इसका मतलब ऑर्डर नहीं कर रहा है, मैं किसी भी दो को पहले ऐड कर सकती हूँ और बाकी बचे हुए दो को बाद में कर सकती हूँ। पहले मैंने ऐसे लिखा था, मैंने इनको उल्टा सीधा करके ऐसे ऐड कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कम्यूटेटिव, कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। आप a + b + c + d + e भी कर सकते हो, फिर d + e + a + b + c भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर्स एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव का मतलब है मैं एसोसिएट जोड़ सकती हूँ कभी भी किसी भी वेक्टर को। जैसे अगर मैं 2 + 4 को पहले ऐड करूं या 1 + 2 को पहले ऐड करूं, क्या आंसर बदल जाएगा? नो मैम। मतलब मैं किन्हीं भी दो वेक्टर को पहले ऐड कर सकती हूँ और फिर तीसरे को उसमें ऐड कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे ऐड करूंगी तो ये 6 + 1 बन गया, तो भी आंसर 7 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पहले 3 + 4 करूंगी तो भी आंसर 7 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एसोसिएट कर दिया दो वेक्टर्स को, तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है कि अगर मैं 2 × 4 + 1 करूं तो क्या आएगा मेरे पास 2 × 5 10। पर अगर मैं 2 को पहले तो 4 से करूं और फिर 2 को 1 से करूं और फिर जो आंसर आएगा उनको ऐड करूं, जैसे यहाँ पे 2 × 4 + 2 × 1 तो ये हो गया 8 + 2 10, तो आंसर सेम आ रहा है। तो अगर कोई कॉमन ले रही हूं मैं टर्म और फिर मैं वैल्यू फाइंड कर रही हूं तो उससे भी वैल्यू सेम ही आती है। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास कोई रैंडम वेक्टर है ए वेक्टर और उसमें मैं 0 ऐड कर रही हूँ तो कुछ होगा चेंज? नो मैम। कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं किसी भी वेक्टर में 0 ऐड करती हूँ तो कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास अभी यहीं तक करते हैं। मेरे को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो वो बता दो मेरे को। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टैन के फॉर्मूले से। हम क्या करेंगे, y का कंपोनेंट लेंगे और x का कंपोनेंट लेंगे। बताया था मैंने ये जब हमने बेसिक वेक्टर करा था। यस मैम। हाँ, तो जब भी हम डायरेक्शन निकालेंगे तो टेंजेंट क्या होता है दिव्यांशी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये बताओ एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होती है या वाई एक्सिस? वाई। वाई वाली। तो जब भी डायरेक्शन निकालिए आप वाई का कंपोनेंट ऊपर लिखोगे
टैंजेंट यूज करते हैं क्योंकि, और x का कंपोनेंट नीचे लिखोगे क्योंकि x डायरेक्शन हमारी हॉरिजॉन्टल बेस हो गया और y एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है दिव्यांशी? यस मैम। उससे हमें Thank डायरेक्शन पता चल जाती है। और किसी को कोई डाउट है? अगर आपको बाद में भी डाउट होता है और आपको लगता है कि ठीक है क्लास में नहीं पूछना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो। आप लोग के पास मेरा नंबर है? नो मैम। यस मैम। अगर नहीं है तो मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, आप लोग वहां से ले सकते हो नंबर। ठीक है, तो अगर किसी को एक्स्ट्रा भी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आप लोग को बता दूंगी। क्योंकि आपके ग्रुप के साथ ही नीट वालों के साथ सबसे कम क्लास होती है, वीक में 3 ही क्लास है, तो इसीलिए टाइम शॉर्ट पड़ जाता है। तो अगर आपको बाद में भी कोई डाउट है तो आप मेरे को बता देना।